जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, बीए सेमेस्टर वाला चैनल पर बीए से संबंधित आपके सारे सब्जेक्ट की तैयारी कराई जा रही है। तो प्लीज़ चैनल पर एक बार ज़रूर विजिट करके देख लें, उसके बाद आप लोग सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ठीक है। ताकि आप सब्सक्राइब करके 4th सेमेस्टर, 5th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर में भी मेरे साथ जुड़ने का प्रयास जरूर करेंगे, ठीक है। चले साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी लोग देखने वाले हैं बीए सेकेंड ईयर 3rd सेमेस्टर जियोग्राफी यानी भूगोल। आपके पेपर का नाम है इन्वायरमेंटल डिजास्टर मैनेजमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, यानी पर्यावरणीय आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन, ठीक है। जो न्यू बैच स्टार्ट हो गया है, आप लोगों का एग्ज़ाम 2024, एग्ज़ाम 2025 और यह जो क्लास एग्ज़ाम 2026, एग्ज़ाम 2027 के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है। चले साथियों, आगे बढ़ते हैं। आगे मैं कुछ आपको बता देता हूँ, बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनेंगे आप सभी लोग। देखिए, आपके टोटल 3rd सेमेस्टर जियोग्राफी में 8 यूनिट हैं, ठीक है। तो 8 यूनिट है तो 8 मॉडल पेपर आपको मिलेगा। एग्ज़ाम से पहले आपको महासंग्राम रिवीजन क्लासेस मिलेंगी, ठीक है। 200-250 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे रिवीजन क्लासेस में, जब आपके एग्ज़ाम नज़दीक आ जाएंगे, ठीक है। चले, हालांकि आपके जो एग्ज़ाम है नवंबर दिसंबर में होंगे, ठीक है। तो तब तक महासंग्राम रिवीजन क्लासेस आने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इस क्लास को आगे, इस तरह से शेयर बटन बना होगा, इस पर क्लिक करके इस क्लास को आगे व्हाट्सएप पर ज़रूर सेंड करेंगे, ताकि और भी साथी हमारे साथ जुड़ने का प्रयास करें। ताकि प्रत्येक विश्वविद्यालय, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जितने भी विश्वविद्यालय हैं उत्तर प्रदेश में, सभी विश्वविद्यालय के बच्चे हमसे जुड़ने का प्रयास जरूर करें, ठीक है। चलिए, जो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय है, उसका पेपर कोड है GEO 201। जियोग्राफी का पेपर कोड है GEO 201। आपके विश्वविद्यालय का जो भी पेपर कोड होगा साथियों, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चले, और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यह है कि मैंने लिखित क्वेश्चन पेपर भी कराया है, ठीक है। लिखित क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया है। तो आओ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, पहला लिंक प्लेलिस्ट का है, उसमें जाएंगे तो आपके सारे क्लासेस मिल जाएंगे, लिखित वाले भी और ऑब्जेक्टिव वाले भी। तो जो राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी है और राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय है, यहाँ पर आपके लिखित एग्जाम होते हैं। तो जिन बच्चों का लिखित एग्जाम है, जो भी विश्वविद्यालय से संबंधित है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में विजिट करके अपना क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं, ठीक है। बाकी जिन बच्चों का ऑब्जेक्टिव है वो ध्यान से देखेंगे। टॉप 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन आंसर विथ इंपॉर्टेंट नोट। अच्छा, जो बच्चे हमारे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं उनको पता होगा कि इस क्लास में 60 क्वेश्चन नहीं होते हैं, ये लगभग 100 क्वेश्चन हो जाते हैं, क्योंकि लगभग इसमें मैं आपको नोट्स के साथ ये आपके क्लासेस में कराता हूँ, ठीक है। तो 60 प्लस आपके क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। चले, स्टार्ट करते हैं साथियों। आपका इसमें पहला प्रश्न पूछा गया है, मृदा अपरदन को किससे बचाया जा सकता है। मृदा अपरदन मतलब मिट्टी का कटाव होता है, ठीक है। जैसे बारिश होती है, बारिश यदि वहाँ पर दूब नहीं है, पेड़ पौधे नहीं है, तो अगर बारिश डायरेक्ट मिट्टी पर गिरती है तो मिट्टी का कटाव शुरू हो जाता है बारिश की वजह से, उसे मृदा अपरदन बोलते हैं, ठीक है। तो मृदा अपरदन वही पूछ रहा है किससे बचाया जा सकता है। तो पशुओं को अत्यधिक चरा करके बचाया जा सकता है, या फिर वनस्पति के कटाव द्वारा, या फिर वन रोपण के द्वारा। तो जो मृदा अपरदन है साथियों, ये वन रोपण के द्वारा बचाया जा सकता है, यानी पेड़ पौधे लगा करके हम मृदा अपरदन यानी मिट्टी के कटाव को रोक सकते हैं, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका राइट है। दूसरा प्रश्न आपका पूछा गया है, एक पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं की संख्या को कौन निश्चित करता है। तो जलवायु संबंधी कारक पारिस्थितिकी तंत्र में जो उत्पादक और उपभोक्ता होते हैं, इसकी संख्या को जलवायु संबंधी कारक जो होते हैं वो निश्चित करते हैं, ठीक है। ये ऑप्शन आपका राइट है। आप लोग PDF पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। अगर हमसे कोई पर्सनल बात है, किसी क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं मिल रहा है, तो टेलीग्राम ग्रुप में आइएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें कमेंट का ऑप्शन रहता है, आप हमसे डायरेक्ट कमेंट करके बात कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम है आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। चले साथियों, इसमें आपका तीसरा प्रश्न पूछा गया है, पारिस्थितिकी तंत्र के पादपों व प्राणियों के पारस्परिक संबंधों का आधार क्या है। तो इसका आधार होता है पोषण संबंध। इसे खाद्य श्रृंखला भी आपके एग्जाम में लिख करके देता है, खाद्य श्रृंखला, ठीक है। ध्यान रखेंगे, ये खाद्य श्रृंखला लिख करके आपके ऑप्शन में देता है कभी कभी, या फिर पोषण संबंध लिख करके देता है, तो दोनों आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र में पादपों यानी जो पेड़ पौधे हैं
और जो प्राणियों हैं जैसे जानवर वगैरह हैं, ठीक है, तो इनका जो संबंध है वह पोषण संबंध या फिर खाद्य श्रृंखला इनका आधार होता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए चौथा प्रश्न आपका पूछा गया है, प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कौन बदलते हैं? तो जो आपके हरे पौधे होते हैं, हरे पादप, अच्छा पादप को पौधे आप लोग दिमाग में याद करके चलिएगा, ठीक है, पौधे, ठीक है। तो जो हरे पौधे होते हैं यह प्रकाशीय ऊर्जा, सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं, ठीक है। ध्यान रखेंगे, डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 5 पूछा गया है, पारिस्थितिकी तंत्र में पारिस्थितिकी तंत्र के स्वपोषी घटक कौन होते हैं? तो जो पारिस्थितिकी तंत्र के स्वपोषी घटक होते हैं वह पादप होते हैं, ठीक है, यानी पौधे होते हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। अच्छा, मैं बार बार पौधे क्यों बोल रहा हूँ, तो ये आपकी एग्जाम में देखे पादप भी लिख करके देता है, पौधे भी लिख करके देता है, तो आप लोग, मैं इसीलिए दोनों में बता रहा हूँ ताकि आप लोग कन्फ्यूज ना हो, ठीक है। चले छठवां प्रश्न है साथियों, हरे पौधे को पारिस्थितिकी में क्या कहते हैं? तो इसे उत्पादक बोला जाता है, हरे पौधे को पारिस्थितिकी में उत्पादक बोला जाता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 7 पूछा गया है, विश्व का सर्वाधिक प्रसिद्ध कीटनाशक कौन सा है? तो विश्व का सर्वाधिक प्रसिद्ध कीटनाशक DDT है। ए ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। अच्छा, हालांकि बहुत सारे कीटनाशक हैं जो आपके विश्व में प्रसिद्ध हैं, ठीक है, एक ही नहीं है, लेकिन सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट यही है, ध्यान रखेंगे, यही आपके ऑप्शन में दिया है तो यही मोस्ट है। दुनिया का सबसे प्रसिद्ध कीटनाशक DDT है। DDT का फुल फॉर्म है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन। इसका नाम आप लोग पहले भी सुने होंगे, ठीक है, जब आप 11th 12th या फिर 9th 10th में पढ़ रहे होंगे तो इसका नाम आप लोग सुने होंगे, ठीक है। देखें, इसका विकास 1940 के दशक में हुआ था। इसका इस्तेमाल मलेरिया और टाइफाइड जैसे कीटों को मारने के लिए किया जाता था। हालांकि DDT के कई नुकसान भी हैं, इसलिए इसका इस्तेमाल कृषि में प्रतिबंधित है। प्रश्न नंबर 8 आपका पूछा गया है, शाकाहारी प्राणी क्या कहलाते हैं? तो जो शाकाहारी प्राणी होते हैं उत्पादक कहलाते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता या फिर कोई नहीं। तो याद रखेंगे साथियों, जो शाकाहारी प्राणी होते हैं यह हमेशा प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है। 9वां प्रश्न आपका इसमें पूछा गया है, पर्यावरण के मुख्य तत्व हैं। तो देखें, भौतिक या जैविक संगठन तत्व, जैविक संगठक तत्व और ऊर्जा संगठक तत्व, ये तीनों क्या है, पर्यावरण के मुख्य तत्व हैं। तो डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 10 आपका पूछा गया है, भौतिक या अजैविक संगठक के अंतर्गत पर्यावरण के तत्व आते हैं, यानी जो भौतिक है या फिर अजैविक संगठक है इसके अंतर्गत, यानी इसके अंतर्गत पर्यावरण के तत्व कितने आते हैं? तो कुल पर्यावरण के तत्व इसमें 4 आते हैं, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है। सर जी 4 तत्व आते हैं अजैविक संगठक के अंतर्गत, पर्यावरण में 4 आपके तत्व आते हैं। तो वो तत्व कौन कौन से होते हैं? देखें, आपके 4 तत्व होते हैं, जल होता है, वायु होता है, मिट्टी होता है और प्रकाश होता है, ठीक है, प्रकाश। चलें, इसलिए मैं देखें की पॉइंट पढ़ाता हूँ ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए, ठीक है, और आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो भी ये आपके लिए काफ़ी शानदार क्लास है, ठीक है। चलिए 11वां नंबर प्रश्न है, भौतिक पर्यावरण का महत्वपूर्ण उपसंघटक है। भौतिक पर्यावरण, ठीक है, इसका इसका महत्वपूर्ण उपसंघटक पूछ रहा है, तो ध्यान रखेंगे स्थल मंडल होता है, ठीक है। भौतिक पर्यावरण का महत्वपूर्ण उपसंगठन स्थल मंडल। बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 11 का। अच्छा, आप थोड़ा यहाँ पर ध्यान देंगे, स्थल मंडल पृथ्वी की ठोस सतह है जिसमें चट्टानें, मिट्टी, पहाड़, मैदान आदि शामिल है। यह भौतिक पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण घटक है क्योंकि यह अन्य उपसंघटकों जैसे वायुमंडल हो गया, जलमंडल हो गया, इसके लिए आधार प्रदान करता है स्थल मंडल, ठीक है। चलें, प्रश्न नंबर 12 पूछा गया है, संपूर्ण ग्लोब के लगभग कितना भाग स्थल मंडल का है? यानी पृथ्वी पर स्थल कितना मंडल है, यानी भूमि या, ठीक है, मिट्टी कितना % है पृथ्वी पर? बताइए, आप सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल, लगभग 29%, ठीक है। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 13 आपका पूछा गया है, स्थल मंडल की रचना किन तत्वों से हुई है? ठीक है, यानी जिस पर आप खड़े हैं, जिस पर आप
इस समय पढ़ रहे हैं, जहाँ पर आपका घर है, ठीक है, तो वो स्थल मंडल है। तो उसकी रचना किससे हुई है? तो उसकी रचना तत्वों से हुई है, खनिजों से हुई है और शैलों से भी हुई है, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 14 है आपका, संपूर्ण पृथ्वी धरातल पर कितने भाग में जलमंडल का विस्तार है, यानी पृथ्वी पर कितना % जल है, ठीक है। इस प्रश्न का सीधे सीधे मतलब यही हुआ। तो लगभग 71% जल है, ठीक है। तो ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 15 आपका पूछा गया। अच्छा, जो क्वेश्चन थोड़ा क्रिटिकल होते हैं, नहीं समझ में आता है, तो मैं सीधे सीधे बताते चला जाता हूँ आपको, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। जबकि आप जब भी एग्जाम हॉल में बैठें, जब भी आपको प्रश्न पत्र में ये क्वेश्चन मिले, तो आपको ध्यान से ये समझ में आए मेरी बातें, ठीक है। चले, जैविक संगठक के तत्व हैं, तो इसमें साथियों जो आपके पौधे होते हैं, जीव होते हैं, सूक्ष्म जीव जंतु होते हैं, ये सभी जैविक संगठक हैं, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 16 आपका पूछा गया है, पर्यावरण प्रबंधन का उद्देश्य है। तो पर्यावरण प्रबंधन का उद्देश्य होता है पर्यावरण प्रबंधन करना, ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण को कम करना, पर्यावरण शिक्षा, यानी जो पर्यावरण के बारे में शिक्षा है उसका प्रचार प्रसार करना। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 17 आपका पूछा गया है, कुत्ता किस वर्ग में आता है? प्राथमिक उपभोक्ता है कुत्ता, या फिर कुत्ता द्वितीय उपभोक्ता है, या फिर कुत्ता तृतीय उपभोक्ता है, या फिर कुत्ता जो है उत्पादक है? बताइए आप सभी लोग। बिल्कुल, जो कुत्ता है यह द्वितीय उपभोक्ता है, ठीक है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, बी ऑप्शन। प्रश्न नंबर आपका 18 पूछा गया है, सर्वाहारी जंतु किस वर्ग में आते हैं? तो जो सर्वाहारी जंतु हैं यह द्वितीयक उपभोक्ता में आते हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। कुत्ता क्या है? सर्वाहारी जंतु है। अच्छा, मनुष्य में भी कुछ लोग शाकाहारी होते हैं, कुछ सर्वाहारी होते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो द्वितीयक समूह में आते हैं सर्वाहारी, यानी जो अनाज भी खाते हैं और अनाज के साथ साथ आप लोग मांसाहारी भी चीज़ें खाते हैं, ठीक है, मांस मछली अंडा ये सब। प्रश्न नंबर 19 आपका पूछा गया है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सूर्य होता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 20 पूछा गया है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का होता है। तो पारिस्थितिकी तंत्र में जो ऊर्जा होता है इसका रूपांतरण होता है, ठीक है। सूर्य के पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पहला स्रोत क्या है? सूर्य है। तो सूर्य का प्रकाश क्या होता है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा? तो पारिस्थितिकी तंत्र में सूर्य का जो ऊर्जा है उसका क्या होता है? रूपांतरण होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट है आपका। देखिए, जो क्वेश्चन होते हैं एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का ह्रास किससे होता है? रूपांतरण से होता है भैया, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है। जब रूपांतरण होगा तो ऊर्जा का ह्रास होगा ही, ठीक है। चलिए 22 नंबर प्रश्न है, हरे पौधे सूर्य प्रकाश को किस में बदलते हैं? तो जो हरे पेड़ पौधे होते हैं ये सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। अच्छा भैया, यहाँ पर की पॉइंट दिया है, बड़ा ही ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे आप लोग। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। यह प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण के नाम से जानी जाती है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे पानी और कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करके अपना भोजन बनाते हैं। इस प्रक्रिया में सूर्य की प्रकाश की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल जाता है, ठीक है। और यह ऊर्जा ग्लूकोज के रूप में संग्रहित होती है। आपके एग्जाम में पूछता है, ठीक है, कि जो पौधे होते हैं वो सूर्य से अपना भोजन बनाते हैं, वो ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। तो यह जो ऊर्जा होता है किस रूप में संग्रहित होता है? ग्लूकोज के रूप में संग्रहित होता है, ठीक है। चलिए ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 23 पूछा गया है, पादपों यानी पेड़ पौधे से शाकाहारी जीवों में कितनी ऊर्जा पहुंचती है? तो पेड़ पौधों से शाकाहारी जो जीव होते हैं इसमें 10% ऊर्जा पहुंचती है। ऑप्शन नंबर ए राइट है आपका। अच्छा, ध्यान रखेंगे यहाँ पर आप लोग, पादपों यानी पेड़ पौधों से शाकाहारी जीवों में ऊर्जा का जो स्थानांतरण है इसकी औसत दक्षता 10% होती है, यानी पौधों में मौजूद ऊर्जा का सिर्फ 10% शाकाहारी जीवों तक पहुँच पाता है, ठीक है। बाकी ऊर्जा पौधों के विकास और प्रजनन में इस्तेमाल हो जाता है या उपापचय के दौरान ऊष्मा के रूप में नष्ट हो जाता है।
प्रश्न नंबर 24 पूछा गया है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव होता है। तो एक दिशा में होता है, ठीक है, एक दिशा में होता है, यानी एक दिशात्मक होता है पारिस्थितिकी तंत्र का ऊर्जा प्रवाह। तो बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 24 का। अच्छा, यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का जो प्रवाह होता है सदैव एक दिशीय होता है। यह प्रवाह सूर्य से शुरू होकर उत्पादकों फिर उपभोक्ताओं तक होता है। प्रश्न नंबर 25 है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा सदैव किस स्तर को प्रवाहित होता है। यानी पारिस्थितिकी तंत्र में जो ऊर्जा होती है यह किस स्तर को प्रवाहित होती है, उच्च स्तर से निम्न स्तर को प्रवाहित होती है, ठीक है। चले ध्यान रखेंगे, ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 26 आपका क्या है, उत्पादक किस पोषी स्तर से संबंधित है। तो जो उत्पादक है यह पहला पोषी स्तर से संबंधित होते हैं, सी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 26 का। प्रश्न नंबर 27 आपका पूछा गया है भैया, क्या पूछा गया है, मांसाहारी कितने स्तरों पर रहते हैं। तो जो मांसाहारी हैं यह तीसरे स्तर पर रहते हैं, डी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। चलें देखेंगे आप लोग, मांसाहारी आहार तीन तरह का होता है, हार्डकोर मांसाहारी, मानक मांसाहारी और कीटो मांसाहारी। प्रश्न नंबर 28 आपका पूछा गया है, पोषी स्तर की संख्या किसके बराबर होती है। तो एक खाद्य श्रृंखला के विभाजनों की बराबरी होती है, सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 29 आपका पूछा गया है, अंतिम पोषी स्तर में कौन से जीव शामिल हैं। अंतिम पोषी स्तर में, तो अंतिम पोषी स्तर में डीकम्पोजर शामिल होता है, बी ऑप्शन आपका राइट है। सर जी डीकम्पोजर क्या होता है, मान लीजिए डीकम्पोजर की जगह कुछ और लिख करके दिया हिंदी में, तो क्या करेंगे। बिल्कुल देखिए, घबराने की जरूरत नहीं है, ध्यान से देखेंगे। अंतिम पोषी स्तर में जीवाणु और कवक जैसे जैव अपघटक या परिवर्तक जीव शामिल होते हैं, ठीक है। डीकम्पोजर का मतलब हो गया जीवाणु या फिर कवक, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग। ये जीव मृत जीवों और अपशिष्ट पदार्थों को तोड़कर पोषक तत्वों को उत्पादकों के लिए उपलब्ध कराते हैं। प्रश्न नंबर 30 आपका पूछा गया है, किन जीवों का कोई निश्चित पोषी स्तर नहीं होता है। तो साथियों जो मांसाहारी होते हैं इन जीवों का कोई पोषण स्तर या फिर पोषी स्तर नहीं होता है, ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 31 पूछा गया है, कौन सा एक कृत्रिम पारितंत्र है, तालाब, खेत, झील या फिर वन। तो इसमें साथियों जो झील है यह एक कृत्रिम पारितंत्र है, सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 32 आपका, जल प्रदूषण को मापने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है। बीओडी टेस्ट किया जाता है जल प्रदूषण को मापने के लिए, इसका फुल फॉर्म है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 33 आपका पूछा गया है, महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण है। यानी जो महासागर है इसमें जल की वृद्धि का कारण क्या है। तो जो ध्रुवीय प्रदेश हैं उसमें से जो बर्फ पिघल रहा है इसके कारण जो समुद्र में जल है, ठीक है, उसका स्तर बढ़ रहा है, तो सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 34 आपका पूछा गया है, भूमंडलीय तापन का कारण है। तो साथियों जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण पृथ्वी में तापमान बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। अच्छा, इस बार आप लोग देखे होंगे, ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। इस बार आपका हीट वेव चल रहा है इस समय, ठीक है, गर्मी में जब आ रहा है मई जून के महीने में तो हीट वेव चल रहा है। हीट वेव के कारण बहुत से लोगों की मृत्यु भी हुई है 2024 में, ठीक है। तो ये दिन ब दिन बढ़ने वाली है, जितना कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा उतना हीट वेव चलेगा और एक वक्त ऐसा आएगा कि बहुत ही दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। चले प्रश्न नंबर 35 है, जुगाली करने वाले पशु किस ग्रीन हाउस गैस को उत्पन्न करते हैं। जुगाली मतलब आप समझ रहे हैं, पगुरी, ठीक है, जो गाय भैंस बकरी ऐसे जानवर होते हैं, गाय भैंस बकरी, ये जुगाली यानी पगुरी, ठीक है, अपना मुंह हमेशा चलाते रहते हैं, उसी को जुगाली बोलते हैं या फिर गांव में इसे पगुरी बोलते हैं। तो वही पगुरी करने वाले पशु ग्रीन हाउस गैस को कैसे उत्पन्न करते हैं, यही पूछ रहा है। तो ये मीथेन गैस उत्पन्न करते हैं, ठीक है। कौन सा गैस उत्पन्न करते हैं बाबू, मीथेन गैस उत्पन्न करते हैं जो गाय भैंस बकरी होते हैं, ठीक है, जुगाली करने वाले, यानी ये हमेशा मुंह चलाते रहते हैं, पगुरी करने वाले हैं।
अच्छा, मीथेन का गैस का जो सूत्र होता है CH4 होता है, ठीक है, आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 36 आपका पूछा गया है, वायुमंडल में गैसों की निश्चित प्राकृतिक मात्रा में अवांछनीय परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो इसे वायु प्रदूषण कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 37 आपका पूछा गया है, वायु प्रदूषण का कारण है, क्या कारण है भैया? वायु प्रदूषण का कारण क्या है? बिल्कुल धुआं जो होता है, धुआं के कारण वायु प्रदूषण होता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर आपका 38 है, वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस कौन सी है? बताइए। जो मोटर वाहन चलते हैं, ठीक है, 4 पहिया 2 पहिया ट्रक, आप लोग देखे होंगे धुआं भकाक से एकदम काला सा निकलता है, वो जो धुआं होता है प्रदूषित गैस, वो कौन सा गैस होता है? तो वह आपका कार्बन मोनोडाइऑक्साइड होता है, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 39 पूछा गया है, जल प्रदूषण का पता जल में घुली कौन सी गैस पता लगाता है? तो यह ऑक्सीजन पता लगाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 39 का। अभी आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे यहाँ पर आप लोग। देखिए, जल प्रदूषण का पता लगाने के लिए आमतौर पर जल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा की जांच की जाती है, ठीक है। जल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा का मापन डिसॉल्व ऑक्सीजन यानी DO के रूप में किया जाता है। यह मापन यह बताता है कि जल कितना प्रदूषित है। यानी आपके क्षेत्र में कोई भी गंदा पानी है, तो उस गंदा पानी को कैसे चेक किया जाएगा कि कितना प्रदूषित है? तो उस पानी में जो ऑक्सीजन होता है, इसको नापा जाता है। तो कैसे नापा जाता है? डिसॉल्व ऑक्सीजन के रूप में नापा जाता है, ठीक है। चलें, प्रश्न नंबर 40 पूछा गया है, निम्न में से कौन प्राकृतिक स्रोत है? बताइए। प्रदूषण, मृदा अपरदन या फिर दोनों, ठीक है। प्राकृतिक स्रोत कौन सा है? तो ध्यान रखेंगे, जो मृदा अपरदन है यह आपका प्राकृतिक स्रोत है, ठीक है। प्रदूषण क्या है? यह मानवों द्वारा होता है, ठीक है। निम्न में से कौन प्राकृतिक स्रोत है? तो मृदा अपरदन। बी ऑप्शन राइट है, ठीक है। बारिश के कारण हो गया या फिर बर्फ के पिघलने के कारण हो गया, आपका मिट्टी जो होता है बह जाता है। लेकिन प्रदूषण क्या होता है? औद्योगिकरण है, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें क्या है? मनुष्यों के द्वारा होता है। तो बी ऑप्शन आपका राइट है 40 का। प्रश्न नंबर 41 आपका पूछा गया, दिल्ली में रोज कितने करोड़ लीटर पानी प्रदूषित होता है? तो 96 करोड़ लीटर, ठीक है। ये करंट अफेयर्स के रूप में भी आप रख सकते हैं, ये हालांकि पूछता नहीं है, ठीक है। चले, चमड़ा उद्योग कहाँ है? ये तो पूछ सकता है, चमड़ा उद्योग कहाँ है भैया? कानपुर में स्थित है। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 43 पूछा गया है, सर्वाधिक जल प्रदूषण किससे होता है? जल प्रदूषण पूछ रहा है, सबसे ज़्यादा किससे होता है? तो औद्योगिकरण जल प्रदूषण होता है। औद्योगिकरण से, औद्योगिकरण मतलब जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होती हैं, ठीक है। चीनी की हो गई, शराब की हो गई, बहुत सारी ऐसी जो फैक्ट्रियां हैं, औद्योगिकरण, ठीक है। तो औद्योगिकरण के कारण ही जल प्रदूषण सबसे ज़्यादा होता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 44 पूछा गया, जल प्रदूषण नियंत्रण और निवारण अधिनियम कब बना? तो जल प्रदूषण नियंत्रण और निवारण अधिनियम यह 1974 में बना था। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 45 पूछा गया, निम्न में से पेयजल व्यवस्था दशक के रूप में मनाया जाता है? तो यह 1981 से 1990 दशक के रूप में मनाया जाता है। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 46 पूछा गया है, यमुना कार्य योजना कब प्रारंभ की गई? यमुना कार्य योजना 1993 में प्रारंभ की गई। ऑप्शन नंबर ए राइट है आपका। प्रश्न नंबर 47 पूछा गया है, अम्ल वर्षा के प्रमुख अवयव हैं? तो अम्ल वर्षा के प्रमुख अवयव है नाइट्रोजन ऑक्साइड। बी ऑप्शन आपका राइट है। हालांकि देखें, अम्ल वर्षा में सल्फर डाइऑक्साइड भी आपका शामिल होता है। आपके ऑप्शन में दे सकता है, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड की जगह सल्फर डाइऑक्साइड भी देता है ज़्यादातर। लेकिन आप थर्ड सेमेस्टर में हैं, सेकेंड ईयर में हैं, तो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा ऊपर रहेगा, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलें, दोनों में से कोई एक देगा। प्रश्न नंबर 48 है, किसके कारण ओजोन परत का क्षय हो जाता है? तो जो CFC गैस होता है, ठीक है, कार्बन क्लोरोफ्लोरो, इसके कारण ओजोन परत का क्षय होता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 49 पूछा गया है, पौधों पर प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस है? तो कार्बन डाइऑक्साइड,
डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 50 पूछा गया है, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है नाइट्रोजन है भैया, ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 51 पूछा गया है, एरोसोल किन सूक्ष्म कणों का बादल है? तो जो एरोसोल है यह ठोस और तरल कण ये दोनों का मिश्रण है, ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर आपका 52 पूछा गया है, विश्व उष्णन के लिए उत्तरदायी प्रमुख गैस है, कौन है? तो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड ये दोनों हैं, सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर आपका 53 पूछा गया है, 53 नंबर प्रश्न है, फोटोकॉपी मशीन में कौन सी गैस उत्पादित होती है? जो लोग आप फोटोकॉपी कराने जाते हैं उससे भी आपकी गैस निकलती है, कौन सी गैस निकलती है? ओजोन गैस, ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर आपका 54 पूछा गया है, राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह महाराष्ट्र के, ठीक है, महाराष्ट्र के कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र के नागपुर में पर्यावरण अनुसंधान केंद्र स्थित है, ऑप्शन नंबर ए राइट है आपका। आप लोग ध्यान रखेंगे, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान NEERI का जो मुख्यालय है महाराष्ट्र के नागपुर में है, ठीक है। इसकी 5 क्षेत्रीय प्रयोगशाला हैं, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई और हैदराबाद। प्रश्न नंबर 55 है, चिपको आंदोलन के पीछे प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो वनों की सुरक्षा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट है आपका। प्रश्न नंबर आपका 56 पूछा गया है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोडाइऑक्साइड द्वारा कौन सा प्रदूषण होगा? तो इन तीनों गैसों के द्वारा वायु प्रदूषण होगा, बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर आपका 57 पूछा गया है, वन संरक्षण अधिनियम कब बना? यानी जो जंगल हैं, ठीक है, इन सभी का संरक्षण, इन सभी को बचाने के लिए कौन सा अधिनियम बनाया गया था? तो जंगलों को बचाने के लिए देखें 1980 में एक अधिनियम बनाया गया था, ए ऑप्शन आपका राइट है। कौन सा अधिनियम था? ध्यान रखेंगे यहाँ पर आप लोग, देखिए वन संरक्षण अधिनियम 1980 को भारत की संसद ने अधिनियमित किया था और यह 25 अक्टूबर 1980 को लागू हुआ था। यह अधिनियम पूरे भारत पर लागू है सिवाय जम्मू कश्मीर राज्य के। यह अधिनियम वनों के संरक्षण और उससे जुड़े मामलों के लिए बनाया गया था। साल 1988 में इस अधिनियम में संशोधन किया गया था, ठीक है। और भी कानून अधिनियम है, ध्यान से देखेंगे आप लोग कौन कौन से हैं। देखें, वन संरक्षण से जुड़े कुछ और कानून हैं, भारतीय वन अधिनियम 1927 में, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, पशु अतिचार अधिनियम 1871, ठीक है, अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी यानी ROFR अधिनियम 2006 में आया था, ठीक है। चलें, प्रश्न नंबर आपका 58 पूछा गया है, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब बना? तो यह बना था 1986 में, ऑप्शन नंबर ए राइट है आपका। यहाँ पर ध्यान रखेंगे आप लोग, भारत की संसद ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को साल 1986 में पारित किया था और यह 19 नवंबर 1986 को लागू हुआ था। इस अधिनियम को अम्ब्रेला कानून भी कहा जाता है। यह अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत पारित किया गया था। प्रश्न नंबर आपका 59 पूछा गया है, जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब बना? तो 1974 में जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम बना था, ऑप्शन नंबर ए राइट है आपका। अब इसमें थोड़ा आप लोग ध्यान रखेंगे, जल संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974 को भारत की संसद ने जल निकायों की गुणवत्ता बनाए रखने और बहाल करने के लिए पारित किया था। इस अधिनियम के तहत ही उत्तर प्रदेश जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण बोर्ड का गठन 3 फरवरी 1975 को किया गया था। बाद में 13 जुलाई 1982 को इसका नाम बदलकर उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कर दिया गया। प्रश्न नंबर 60 आपका पूछा गया है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ है? यानी जो भारतीय वन प्रबंधन यानी जंगलों को लगाने के लिए, यानी जो जंगल हैं इनका प्रबंधन करने के लिए जो संस्थान बनाया गया है वह भोपाल में स्थित है, ए ऑप्शन आपका राइट है। अच्छा, ध्यान रखेंगे यहाँ पर भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपके, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान IIFM, ठीक है, भोपाल मध्य प्रदेश में है। यह एक स्वायत्त संस्थान है जो कि वानिकी और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन से जुड़ा है। यह संस्थान साल 1982 में स्थापित किया गया था, ठीक है।
दोस्तों अगर ये क्लास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करेंगे। इस क्लास को आगे व्हाट्सएप पर ज़रूर सेंड करेंगे ताकि प्रत्येक विश्वविद्यालय के सभी बच्चे हमारे साथ जुड़ने का प्रयास ज़रूर करेंगे। आप लोग भी सब्सक्राइब करेंगे ताकि 4th सेमेस्टर, 5th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर में भी मेरे साथ जुड़े रहें। ठीक है, जल्दी मिलते हैं साथियों आपके मॉडल पेपर 2 में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।